भी आपसे करता है अफवाहों पर ध्यान न दें। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। झारखंड में 11 दिन के इंतजार के बाद 11 मंत्रियों की टीम तैयार हो चुकी है। तो हेमंत कैबिनेट का विस्तार हो गया है। तो कैसी है सीएम सोरेन की टीम 11 और किन के कंधों पर है अबुआ सरकार का दारोमदार, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में लंबे समय का इंतजार खत्म हुआ और हेमंत कैबिनेट की नई टीम ने शपथ ली। चुनाव परिणाम के 11 दिन बाद 11 मंत्रियों की प्लेइंग 11 तैयार हो गई। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, जो पहले 5 साल सीएम हेमंत सोरेन की कैप्टनसी में काम करेगी। सोमवार को राजभवन के अशोक उद्यान में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने सभी नए 11 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनके साथ ही प्रोटेम स्पीकर के तौर पर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को भी शपथ दिलाई गई। हेमंत कैबिनेट के विस्तार को लेकर अशोक उद्यान में भव्य तैयारी की गई थी। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले राधाकृष्ण किशोर और सबसे अंत में शिल्पी नेहा तिर्की को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। झारखंड में 11 मंत्रियों की संख्या वाली नई कैबिनेट में 2 महिलाओं को मंत्री बनाया गया। इसमें सबसे कम उम्र की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का भी नाम शामिल है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और उच्च शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना और इसके अलावे हमारे किसानों को सिंचाई के प्रावधान से जोड़ना, ये 3 प्राथमिकता हमारे क्षेत्र के लिए है। हेमंत कैबिनेट की दूसरी महिला चेहरा दीपिका पांडे सिंह को भी लगातार दूसरी बार कैबिनेट में शामिल किया गया। यूपीए 1, यूपीए 2 और अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस इस बात की मुखरता से और हमारे मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है। भाजपा की सरकार तो हमें 33% नहीं दे पा रही है। दावे के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी टीम में युवाओं के साथ साथ अनुभवी चेहरों को भी मौका दिया। अनुभव और ऊर्जा वाली हेमंत सोरेन की नई टीम तैयार है। अब ये देखना होगा कि सीएम हेमंत के नेतृत्व में उनकी प्लेइंग 11 झारखंड की जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरती है। रांची संवाददाता अविनाश कुमार और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब एक एक करके हेमंत सोरेन की नई टीम को जान लेते हैं। देखिए, राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस से हैं, दीपक बिरुआ जेएमएम से, चमरा लिंडा जेएमएम से। एक एक करके देखिए आपको बता रहे हैं हेमंत सोरेन की नई टीम और एक एक करके राधा कृष्ण ये कांग्रेस से, वहीं दीपक बिरुआ जो है वो जेएमएम से, चमरा लिंडा भी जेएमएम से और संजय प्रसाद यादव जो है आरजेडी से, रामदास सोरेन जेएमएम से, इरफान अंसारी कांग्रेस से। एक एक करके आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं आपको। तो रामदास सोरेन जेएमएम से और इसके अलावा इरफान अंसारी की बात करें तो ये कांग्रेस से और हफीजुल हसन जो है वो जेएमएम से आते हैं। दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस से मंत्री बनी है और देखिए योगेंद्र प्रसाद जो कि जेएमएम के हैं, सुदिव्य कुमार ये भी जेएमएम से, शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस से हैं। तो देखिए हेमंत सरकार का दलगत समीकरण क्या कहता है वो आपको बता देते हैं। तो इसमें देखिए जेएमएम से 6 मंत्री हैं, कांग्रेस के 4 मंत्री हैं और आरजेडी से 1 मंत्री हैं। तो ये इनकी टीम 11 के ये वो सदस्य हैं। अब देखिए हेमंत सोरेन की नई टीम में 6 नए चेहरे जो हैं जिनको मौका मिला है इस बार, उनके बारे में अगर बात करें तो अब वो कौन कौन से चेहरे हैं आइए आपको बता देते हैं। तो चमरा लिंडा है जेएमएम से, उसके बाद योगेंद्र महतो हैं, इनका भी नाम है जेएमएम से। इधर सुदिव्य सोनू, इनको भी मौका मिला है इस बार जेएमएम से। राधा कृष्ण किशोर ये कांग्रेस से हैं। इसके बाद शिल्पी नेहा तिर्की हैं, ये कांग्रेस से हैं। एक एक करके आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस से और संजय प्रसाद यादव जो हैं आरजेडी से, इस बार 1 मंत्री हैं, पिछले बार भी 1 ही थे आरजेडी से। तो ये शिल्पी नेहा तिर्की हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आरजेडी से संजय प्रसाद यादव हैं। अब देखिए हेमंत कैबिनेट के सामाजिक समीकरण को अगर समझें तो प्रतिनिधित्व की अगर बात करें तो हेमंत की नई टीम में अल्पसंख्यक चेहरों को भी जगह मिली है। इरफान अंसारी और हफीजुल हसन अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। तो वहीं हेमंत सरकार में 2 महिलाओं को भी मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की और दीपिका पांडे सिंह आदि आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो टीम 11 का ये समीकरण भी हमने आपको बताया और आपको ये भी बताया कि इस बार कौन कौन से वो नए चेहरे हैं जिनको इस बार जिम्मेदारी मिली है और कौन कौन से इस बार मंत्री बने हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं महाराष्ट्र की। देखिए मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। देवेंद्र, सरिता, गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेते की आज मुंबई के आजाद मैदान में एक नया इतिहास लिख गया। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मी देवेंद्र, सरिता, गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेते की देवेंद्र फडणवीस पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को सीएम बने थे। तब उन्होंने पूरे 5 साल तक सरकार चलाई थी। दूसरी बार उन्होंने 23 नवंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि तब एक दिन में ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा। आज तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस के साथ ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस ने मराठी भाषा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं एकनाथ शिंदे ने शपथ लेने से पहले बालासाहेब ठाकरे को नमन किया। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री और साथ ही सहयोगी दलों के बड़े नेता, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पीएम मोदी ने शपथ समारोह के मंच से झुककर प्रचंड जनादेश के लिए महाराष्ट्र की जनता को नमन किया। महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी मजबूत एनडीए के दावे की तस्दीक कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देवेंद्र फडणवीस की तीसरी शपथ को समझिए। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें तो उन्होंने पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को सीएम बने थे। तब उन्होंने पूरे 5 साल तक सरकार चलाई थी। दूसरी बार उन्होंने 23 नवंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि तब एक दिन में ही उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ गया था। और उसके बाद आज तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। कहते हैं वक्त बदलता है। 2014 में सीएम पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस को 2022 में डिप्टी सीएम बनाया गया, जबकि 2022 में सीएम पद की शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे ने आज डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। लेकिन अजित पवार अकेले ऐसे राजनेता हैं जिनका वक्त एक बराबर चल रहा है। नवंबर 2010 से दिसंबर 2024 के बीच अजित पवार छठी बार डिप्टी सीएम बन रहे हैं। इस दौरान अलग अलग दलों और गठबंधन दलों की सरकारें रही, लेकिन अजित पवार डिप्टी सीएम पद पर बने रहे। तो उन्होंने आज तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली मुख्यमंत्री पद की। और ऐसे में एनडीए के सभी नेताओं ने धन्यवाद दिया महाराष्ट्र की जनता को। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पप्पू यादव को धमकी मामले में गिरफ्तार आरोपी रामबाबू यादव ने एक और खुलासा करते हुए सांसद के करीबी राजेश यादव पर लालच देकर वीडियो बनवाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर फोन पर पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी दी गई है। पप्पू यादव ने बातचीत का ऑडियो भी जारी किया है। वीडियो के जरिए पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो आरोपी रामबाबू यादव ने पूछताछ में बताया कि सांसद के करीबी राजेश यादव ने ही लालच देकर वीडियो बनवाया था। ये जो बताया गया था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इसमें
ये हम लोगों के अभी अनुसंधान का विषय है कि इस पे क्या आता है एविडेंस, साथ में क्या उनका मूवमेंट वगैरह है, वो सब देख के फिर आगे कार्रवाई की। अभी वीडियो वाली धमकी पर पप्पू और पूर्णिया पुलिस में ठनी ही थी कि बुधवार की रात पप्पू यादव को एक बार फिर फोन पर धमकी दी गई। पहली बार पप्पू यादव के सहयोगी ने फोन उठाया, दोनों की बातचीत भी आप सुनिए। अरे कहाँ से बात कर रहे हो, क्या बात करनी है तो बताओगे, किसके यहाँ से बात कर रहे हो? अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। कहाँ से? अहमदाबाद। अहमदाबाद से कौन हो, किसके यहाँ से बात कर रहे हो? लॉरेंस के गैंग से बात कर रहा हूँ। धमकी देने वाले ने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा है और अहमदाबाद से बोल रहा है। इस बार की धमकी में 15 दिसंबर तक देख लेने की बात कही गई। हाँ वो बता, तू कौन है उसका, उसके साथ क्या करता है? कौन? तुम लॉरेंस के साथ क्या करता है? मेरे को मैसेज आया भाई, इस नंबर फोन को मैं फोन किया। क्या मैसेज आया? मैसेज सही आया है। किसका मैसेज आया? मेरे को सही है, पर तुम गालियों क्यों दे? मैं प्रेम से बात कर रहा था। मैं जो मैं पूछ रहा हूँ तेरे को मैसेज किसका आया? मैसेज नहीं, मेरे को गालियों क्यों दे, इसका जवाब दो मेरे तो मैं जो पूछ रहा हूँ मैसेज किसका आया? को पता चल जाएगा कल। किसका पता चल जाएगा? वो कल पता चल जाएगा। पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में पूर्णिया एसपी ने कहा है कि अब तक की जांच में लॉरेंस बिश्नोई का कोई भी कनेक्शन सामने नहीं आया। इस नई धमकी कॉल की भी जांच कराई जा रही है। अभी तक जितने भी हम लोग अभी तक अनुसंधान में किए हैं, किसी का भी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग बताया जा रहा है उससे कनेक्शन नहीं आया है। अब तक पुलिस की जांच में कहीं से भी लॉरेंस गैंग का कनेक्शन सामने नहीं आया, लेकिन सच ये भी है कि पप्पू यादव को बार बार धमकी मिल रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी होगा कि आखिर पप्पू यादव को धमकी कौन दे रहा है और उसका मकसद क्या है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पप्पू यादव को लगातार धमकी मिल रही है। देखिए, धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से दिया जा रहा है और पहली धमकी देने वाला दिल्ली से गिरफ्तार भी हुआ है। तो किस तरीके से ये धमकी वाला खेल चल रहा है वो आपको एक एक करके बता रहे हैं। पहले धमकी देने वाले का लॉरेंस गैंग से कोई संबंध नहीं था। ताजा धमकी वीडियो के जरिए दी गई थी और वीडियो वाले आरोपी को पुलिस ने आरा से पकड़ा और पुलिस ने जब पूछताछ किया तो पूछताछ में आरोपी ने एक बड़ा खुलासा किया। आरोप है कि पप्पू यादव को धमकी दिलवाने के लिए उनके ही सहयोगियों ने कहा था। रामबाबू यादव ने राजेश यादव पर लालच देने का आरोप लगाया। इसी बीच पप्पू यादव को फिर से धमकी मिल गई। पुलिस की थ्योरी पर अब पप्पू यादव ने भी सवाल उठा दिया है। अब सवाल यह है कि धमकी मामले में आखिर सच बोल कौन रहा है। हालांकि देखिए, सच जो भी हो, धमकी वाले इस मामले की जांच जरूरी है क्योंकि पप्पू यादव सांसद हैं। उसके बाद भी उनको अगर धमकी दी जा रही है, वो भी एक बार नहीं कई बार, तो ऐसे में धमकी के पीछे की सच्चाई जानना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं बांग्लादेश की। तो देखिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ बिहार में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर बिहार में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हमले के विरोध में शहर शहर प्रदर्शन हुए। गोपालगंज में हिंदू सनातन समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया, तो सासाराम में राष्ट्रीय भारतीय समाज संगठन के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया। इस विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। कटिहार में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले शांति मार्च निकाला गया, तो भागलपुर में भी मौन प्रतिरोध मार्च हुआ। सिवान में भी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालकर सभा की गई, तो पटना में राष्ट्रीय भारतीय समाज की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया और केंद्र सरकार से तत्काल इस मामले पर ध्यान देने की मांग की गई। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद से हिंदू अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों